हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो चलिए, वेलकम है हमारे फास्ट ट्रैक बैच में। हमारा पहला जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग है। और आपको मालूम है अकाउंटिंग का सिलेबस दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक चैप्टर में और दूसरी तरफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो पहले चैप्टर्स कवर करेंगे और बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपका पहला चैप्टर, तीन मॉड्यूल्स हैं, आपको मालूम होगा आपके स्टडी मटेरियल में तीन मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करता है, फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो भी ग्रुप 1 में है। मॉड्यूल 2 आपके कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर्स को कवर करता है, जितने भी कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर आपके सिलेबस में हैं वो मॉड्यूल 2 में कवर हो जाते हैं। और मॉड्यूल 3 अदर चैप्टर्स हैं। जो मॉड्यूल 2 में कंपनी अकाउंट्स के कौन कौन से चैप्टर हैं? एक तो कैश फ्लो है आपका, एक बोनस इशू, राइट इशू है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, प्रायर प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स है। और कौन सा? यही चैप्टर्स हैं। और इन सब के लिए एक कॉमन चैप्टर है, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इन सारे चैप्टर्स में काम आएगी। तो हम पहले इसका फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे जितने भी, चाहे कैश फ्लो का चैप्टर हो, चाहे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, चाहे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, चाहे बोनस इशू, राइट इशू, सब में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को बोला जाए। तो फॉर्मेट आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर ऑफ कंपनी। आपको मालूम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं? दो चीजें जानने के लिए। वैसे तो और चीजें भी होती है, लेकिन मेन दो होती है। एक प्रॉफिटेबिलिटी की आपने कितना प्रॉफिट कमाया, और दूसरा कि रिपोर्टिंग डेट को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। दोनों चीजों को जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक में बनाई जाती है। लेकिन कंपनीज के केस में फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 के अंदर आपको ये फॉर्मेट दिया गया है। शेड्यूल 3 के अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, उसमें एक शेड्यूल आता है शेड्यूल 3, उसके अंदर आपको ये फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट को देख, वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 डिवाइडेड आपके सामने। एक बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला पार्ट है ना, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ये फाइनल में जब जाओगे तो वहां स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के बारे में पढ़ोगे, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को पढ़ना है, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट को पढ़ना है, और इस चैप्टर में नोट्स टू अकाउंट्स को कवर करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, बैलेंस शीट आपको मालूम है आपकी पोजिशनल स्टेटमेंट है। एज ऑन रिपोर्टिंग डेट को आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं उसके ब्यौरा दे देती है, उसकी जानकारी आपको ये प्रोवाइड कर। इसका फॉर्मेट पार्ट 1 शेड्यूल 3 में गिवन है। बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्म में दिया गया है। यहां पर पहले आपकी इक्विटी और लायबिलिटीज है, मतलब आपके सोर्स ऑफ मनी कहां से आ रहा है वो पहले आएगा, और बाद में उसकी एप्लीकेशन है, यानी कि एसेट साइड आएगी। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल कैसी होती है? एक तरफ लायबिलिटीज होती हैं और दूसरी तरफ एसेट्स होते हैं। वर्टिकल मतलब पहले आपकी इक्विटी और लायबिलिटीज आएंगी, उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? एसेट्स मिलेंगे। जो ये लायबिलिटी वाला पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं सोर्स, पैसा आया कहां से। और फिर एसेट्स वाली साइड को हम बोलते हैं कि पैसे की एप्लीकेशन क्या है, वो पैसा यूज कहां पर हुआ है। अब पैसे का जब सोर्स की बात करते हैं, दो सोर्स होते हैं। एक तो होता है आपका खुद का पैसा जो आप खुद लगाते हो, शेयर होल्डर्स का पैसा, और दूसरा होता है जो आपने बाहर से पैसा लिया है, दूसरों से ले लिया। अब जो खुद का लगाया उसे बोलेंगे इक्विटी, और जो दूसरों से लिया उसे बोलेंगे लायबिलिटीज। सोर्स यही हो सकता है ना, इधर आप अपना पैसा लगाओगे बिजनेस में या दूसरों से लोगे। तो जो आपने अपना पैसा लगाया वो इक्विटी में हो जाता है, और जो दूसरों का पैसा है वो लायबिलिटीज में कवर होता है। अब इक्विटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक शेयर होल्डर फंड, वो लोग जो शेयर होल्डर बन चुके हैं उनका पैसा, और वो लोग जो फ्यूचर में शेयर होल्डर बन सकते हैं।
एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये दोनों इक्विटी का एक शेयर होल्डर है, जो खुद का पैसा, जो शेयर होल्डर मालिक बन चुके हैं उनका पैसा, और जो शेयर होल्डर फंड, जो एप्लीकेशन लोगों ने दी है उनका अलॉटमेंट पेंडिंग है, वो भी यहां पर कवर हो जाते हैं। लायबिलिटीज में आपके पास दो तरीके की लायबिलिटीज है, एक करंट है और दूसरी नॉन करंट है। करंट लायबिलिटीज वो है 4 हेडिंग्स के अंदर करती हैं, अगर आप उनमें से किसी में फॉल कर तो करंट लायबिलिटीज हैं, अदरवाइज नॉन करंट है। कौन कौन सी 4 है? अगर आपकी अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, अमाउंट पेबल, एनी अमाउंट पेबल अगर आपने पे करना है विद इन 12 मंथ ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, या अमाउंट पेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, या एनी लायबिलिटी प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड, ट्रेड करने के लिए कोई लायबिलिटी हेल्ड की गई हो, या ऐसी लायबिलिटी जिसके ऊपर अनकंडीशनल डेफरमेंट की ऑप्शन ना हो, अनकंडीशनल डेफर ना कर सकते हो। एनी लायबिलिटी वैसे तो वो पेबल है 12 मंथ के अंदर, पर उसमें कोई डेफरमेंट की अनकंडीशनल राइट्स ना हो किसी के पास, तो वो आपकी चारों में से किसी में भी अगर आप फॉल कर गए तो आपकी करंट लायबिलिटीज हैं, अदरवाइज वो नॉन करंट रहेंगी। आइए देखते हैं शुरू से, इक्विटी के बारे में बात करते हैं। इक्विटी में मैंने बोला कि आपका शेयर होल्डर फंड, मतलब वो पैसा जो आपने खुद लगाया हुआ है, मालिकों का पैसा। अब मालिकों का पैसा 3 रूप में आता है यहां पर, एक जो उन्होंने लगाया यानी कि शेयर कैपिटल, दूसरा जो उन्होंने कमाया यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस, लगाया शेयर कैपिटल में गया, और जो उन्होंने कमाया वो रिजर्व सरप्लस में गया, और तीसरा जो उन्होंने लगाया बट उनको शेयर की जगह वारंट इशू हो गए। उन्होंने दिया था पैसा लेकिन उनको शेयर नहीं इशू हुए, उनको वारंट इशू कर दिए, वो वारंट होल्डर बन गए। अब बोलोगे सर वारंट क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो शेयर होल्डर का जो पैसा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक शेयर कैपिटल, यानी कि लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उनको शेयर इशू हो चुके हैं, आइदर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया, दैट बिलोंग्स टू अगेन शेयर होल्डर्स, रिजर्व एंड सरप्लस। जो तीसरा जो पैसा मिला, लेकिन कंपनी को मिला लेकिन उसके बदले में शेयर्स की जगह वारंट दे दिए गए, तो मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट यहां पर आ जाता है। अब वारंट किनको दिए जाते हैं और वारंट होते क्या है? व्हाट डज वारंट मीन? ये वारंट का मतलब क्या होता है? देखिए, आप कंपनी को एप्लीकेशन मनी देते हो, कंपनी कहती है कि हम आपको शेयर देना चाहते हैं बट अभी नहीं देंगे, बाद में। कंपनी कहती है कि हम आपको शेयर्स देना चाहते हैं बट ड्यू टू एनी रीजन अभी हम शेयर्स आपको नहीं देंगे, तो हम आपको अभी वारंट दे देंगे। वारंट बेसिकली एक मनी की रसीद होती है कि मेरे को पैसा मिला, उसके बदले में आपको एक वारंट इशू कर दिए गए, और ये वारंट बाद में ऑटोमेटिकली शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप वारंट होल्डर रहते हो, आप शेयर होल्डर नहीं रहते हो जब तक शेयर इशू नहीं होंगे। क्लियर है? तो टेम्परेरी रूप में शेयर्स की जगह पे वारंट दे दिए गए। वारंट इज नथिंग, एक रसीद जो ये इंडिकेट करती है कि कंपनी ने आपसे इतना पैसा लिया, उसके बदले में आपको एक रसीद दे दी, उसी रसीद को वारंट बोला गया। एक शर्त के साथ ये दिया गया, यहां एक ऑब्लिगेशन के साथ दिया गया ये वारंट, वो ये कि बाद में ये वारंट शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ऑटोमेटिक वारंट होल्डर है, होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, इक्विटी का पहला पार्ट क्लियर हुआ। शेयर होल्डर फंड, मालिकों का पैसा, चाहे वो शेयर कैपिटल के रूप में हो, चाहे वो वारंट के रूप में हो, चाहे उनकी कमाई हो, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सारा वो पैसा आता है जो ऑर्गेनाइजेशन कमाती है और बांटती नहीं है, चाहे वो कैपिटल प्रॉफिट, चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे वो सोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो, चाहे वो रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, चाहे वो रेवेन्यू प्रॉफिट हो, सारे के सारे पैसे जो ऑर्गेनाइजेशन ने कमाए किसी भी रूप में, लेकिन बांटे नहीं, डिविडेंड के रूप में बांटे, वो यहां पर आ जाएगा। इक्विटी का दूसरा पार्ट होता है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। अब होता क्या है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन लेटर क्वार्टर में जाकर शेयर ऑफर करते, लेटर क्वार्टर में लास्ट वाले क्वार्टर, 4th क्वार्टर में अब आप शेयर ऑफर करते हो। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक टाइमलाइन है, 1/4/20 से 31/3/21, ये लास्ट क्वार्टर आपका 1/1/21 से शुरू हुआ। कंपनी ने यहां आकर शेयर ऑफर कर दिए, शेयर ऑफर किए,
यहां पर आकर एप्लीकेशन मनी आई। आपको मालूम है ना शेयर ऑफर करने का तरीका, है ना? आईपीओ, एप्लीकेशन मनी यहां पर आई। और अलॉटमेंट नहीं कर पाए, यहां तक ईयर एंड हो गया। अलॉटमेंट कंपनी करती है यहां पर जाकर अप्रैल में, 15 अप्रैल को। तो अब आप देखिए यहां पर जो पैसा आया वो हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ये पेंडिंग है, यहां पर ईयर एंड हो गया। इस पैसे को उन्होंने बैलेंस शीट में एक टेम्परेरी पेंडिंग अलॉटमेंट में डाल दिया। इनको वारंट नहीं इशू हुए और इनको शेयर हुए हैं, इनकी एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ चुकी है और इनको अलॉटमेंट करना बाकी है। अब आप बोलोगे सर इनको क्या अलॉटमेंट हो जाएगी? डिपेंड करेगा, हो सकता है अगर ओवर सब्सक्राइब हुए तो वापस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि उनको अलॉटमेंट ना, रिफंड हो जाएंगे। तो जब रिफंड होंगे तो ऑटोमेटिकली रहेगा। फिलहाल एप्लीकेशन मनी है ये, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हो पाई। और जनरली अलॉटमेंट क्यों नहीं हो पाती है? ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स या फिर ईयर एंड आ जाता है, ठीक है। इस वजह से अलॉटमेंट नहीं हो पाई, तो इसे बोल देंगे मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, मनी रहेगा यहां पर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्लियर है? तो हाँ जी, यार वो पब्लिक कंपनीज के, और वहां पर वो देखो एक बात समझिए, जो ये टेक्निकल चीजें हैं ना वो काफी, जब आप शेयर प्रैक्टिकली इशू करने जाओगे तो सेबी इन्वॉल्व होता है, कंपनी एक्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता। हम प्राइवेट कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, जब हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं, शेयर इशू की बात करते हैं, आईपीओ की बात करते हैं, में हम प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं जिसमें सेबी इन्वॉल्व नहीं होता। आप जो सवाल पूछ रहे हो वो पब्लिक कंपनीज के केस में पूछ रहे हो जहां सेबी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो एक्चुअल प्रोसीजर इज नॉट इजी। एक्चुअल प्रोसीजर होता है, एक्चुअल प्रोसीजर तो बहुत टेक्निकल होता है, भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, उनके रेगुलेशंस है बहुत सारे, उनको फॉलो करना पड़ता है, वैसे होती हैं, ठीक है। फॉर्मेट में अगर आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गई तो आपको यहां डालनी है। अगर आप जो बोल कंपनी के पास नहीं आता तो हम यहां नहीं डालेंगे, ठीक है, अलॉटमेंट होने के बाद डालेंगे। चलिए, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, आई थिंक इक्विटी वाला पार्ट आपको क्लियर है। अब अपने पैसे से तो सारा चलता नहीं है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? पैसा बाहर से लाना पड़ेगा। बाहर से पैसा लोगे तो वो क्या होती है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? डिफाइन कर सकते हो लायबिलिटीज को? बताइए। पास्ट में कोई इवेंट हुआ जिससे प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन पैदा हुई और जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, है ना? कोई पास्ट में ऐसी घटना हुई जिसे प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन, पास्ट में क्या पैसा हो सकता है, आपने गुड्स ले सकते हैं, सर्विसेज ली हो सकती हैं, तो उसकी वजह में प्रेजेंट में आपकी एक ऑब्लिगेशन है, रिपोर्टिंग डेट को आपकी ऑब्लिगेशन है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अगर आउटफ्लो होगा तो उसे क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज बोलेंगे। क्लियर? तो मैंने आपको जैसे बोला लायबिलिटीज दो तरीके की होती हैं, एक करंट, दूसरी नॉन करंट। लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये लायबिलिटी करंट है, अगर करंट है तो करंट में डालेंगे और नहीं है तो नॉन करंट है। तो करंट होने के लिए कौन कौन सी चार कंडीशंस हैं? पहले, अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट हो, है ना? पेबल जो भी हो रहा है, जो लायबिलिटी को आपने डिस्चार्ज करना है, विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट हो। दूसरा, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस का नॉर्मल बिजनेस साइकिल होता है, जहां पर एक गुड्स खरीदे हुए होते हैं वो बाद में कितनी देर में कैश में, रॉ मटेरियल खरीदा हुआ कितनी देर में कैश में कन्वर्ट होता है, वो ऑपरेटिंग साइकिल है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपका कन्वर्टेबल हो रहा है, कैश पेबल हो रहा है, तो वो भी आपकी लायबिलिटीज है, करंट है। तीसरा, अगर कोई लायबिलिटीज अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए हेल्ड कर रखे हैं, ट्रेडिंग पर्पस के लिए लायबिलिटी हेल्ड की है, तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटी है। बोलो ट्रेडिंग पर्पस के लिए लायबिलिटीज कैसे हेल्ड होती हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हाउ वी हेल्ड लायबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। में जब हम इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, अपनी डिवेंचर खरीद के बेचते रहते तो वो बोलते हैं लायबिलिटी। लीजिए, आपको मैं ओरली बता देता हूं, आगे जाके हम हालांकि इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए मैंने डिवेंचर इशू की, देखिए
ये आपका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहां आ गई नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में मेरे पास 10 पर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, %10 डिबेंचर्स। ठीक है जी। अब 10% डिबेंचर्स हैं, 1,00,000 डिबेंचर्स एट रेट ऑफ 10 ईच, यानी कि 10 लाख के आपके डिबेंचर दोगे। अब आपने क्या किया, ये आपकी एसेट साइड है। एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट दिखाई, इन्वेस्टमेंट में आपने ओन डिबेंचर खरीद लिए। एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट दिखाई और इन्वेस्टमेंट में आप ओन डिबेंचर खरीद लिए। आप 10,000 ओन डिबेंचर खरीद रहे हो एट रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 1,00,000 हो गया। कंपनी अपने डिबेंचर खरीद सकती है क्या, उसमें कर सकती है कंपनी, तो आपको रोकता नहीं है। बाय योर ओन डिबेंचर, आप अपने डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कंपनी ने अपने ही डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी अपने डिबेंचर खरीदती, ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट समझते हो कि कंपनी के पास पैसा आया तो उसने सोचा थोड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं। आप इन्वेस्ट के लिए नॉर्मली कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट कर देती है, पर ज्यादातर कंपनी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है। जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आपको लगता है कि किसी और के शेयर या डिबेंचर खरीदने से बेटर है अपने खरीद लो। तो जब आप स्टॉक मार्केट में जाकर अपने डिबेंचर खरीद लेते हो, अब बोलो जी बचेगा, इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर महंगे हुए किसी वजह से फ्लक्चुएट करके मार्केट तो बेच देंगे, तो आप अपने डिबेंचर खरीद लेते हो और फिर बेच देते हो, फिर खरीद लेते हो, तो आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी लायबिलिटीज में कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। और जब आप अपनी लायबिलिटीज में ट्रेड कर रहे हो तो यहां पर आपकी करंट लायबिलिटीज में आपके पास 10% डिबेंचर्स आ रहेंगे। जो 10,000 डिबेंचर्स है ना एट रेट 10 ईच, यहां पर 1,00,000 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 90,000 डिबेंचर्स। तो ये वाले जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो ना, या 9,00,000 हो जाएगा। जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो वो आपकी करंट लायबिलिटीज बन जाएगी। हालांकि वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट है, बट बिकॉज आप उसमें प्राइमरली देखो, एक बार ट्रेड करने नहीं, डिबेंचर को तौर पे आप कर ही ट्रेडिंग रहे हो, प्राइमरली ट्रेडिंग कर रहे हो उसकी, तो आपकी वो जो लॉन्ग टर्म बोरिंग का वो पार्ट आपकी करंट लायबिलिटीज बन जाएगी। अब आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटीज में 4 हेड होते हैं, किस हेड में जाएगी, आगे डिस्कस कर लेंगे, पहले वो हेड एक्सप्लेन कर, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। करंट लायबिलिटीज में लायबिलिटी प्राइमरी हेल्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि अगर आप उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए अपने पास रख लेते हो, वो भी क्या हो जाती है, करंट लायबिलिटीज। चौथा पॉइंट, एनी लायबिलिटी जिसमें अनकंडीशनल डेफरमेंट की ऑप्शन ना हो, एनी लायबिलिटी जिसमें अनकंडीशनल डेफरमेंट की ऑप्शन ना हो, वो भी करंट लायबिलिटी होती है। सर ये क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि आपके फादर ने आपसे पैसा बोरो कर लिया, योर फादर इज डूइंग सम बिजनेस और आप अलग बिजनेस कर रहे हो, और मान लीजिए आपका सक्सेसफुल हो गया और आपके पापा के बिजनेस को की जरूरत है, तो वो आपसे बोरो कर लेते हैं। पापा थोड़ी ना करोगे, तो पापा कहते हैं कि 6 महीने बाद कर, 6 महीने बाद वापस कर दोगे, हो जाता है 6 महीने बाद वापस, आपके पापा उसे करंट लायबिलिटी, उनके पास अनकंडीशनल राइट है टू डेफर, वो बोलेंगे अभी 2 साल बाद देंगे। ओरिजिनली वो करंट थी, बट उनके पास अनकंडीशनल राइट है उसे डेफर करने का। 12 मंथ क्या, बियॉन्ड 12 ईयर्स भी वो डेफर कर सकते हैं। आपके पास
बैलेंस शीट में वो करंट लायबिलिटी नहीं आएगी, वो नॉन करंट आएगी। ऑल्दो बोरो ओरिजिनली 6 महीने के लिए किया था, बट उनके पास राइट है कि उसे अनकंडीशनली, कंडीशन कोई नहीं है, आप कंडीशन के पापा ब्याज लूंगा, लेकिन खा देंगे कि वो रहा, मतलब कंडीशन नहीं लगानी आपने, अनकंडीशनल शब्द लिखा हुआ है। ब्याज लेना कंडीशन, अगर आप डेफर कर रहे हो उसके बदले में ब्याज ले रहे हो तो वो कंडीशनल है, ठीक है। अनकंडीशनल राइट होना चाहिए, अनकंडीशनल राइट अगर आ गया तो वो नॉन करंट है। इसलिए मैं बोला अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए उसे डेफर करने बियॉन्ड 12 मंथ। तो चारों में से आप कहीं पर भी करते हो तो आप क्या हो, आपकी लायबिलिटी करंट मानी जाएगी। क्लियर है? आगे मैं लिखवा भी दूंगा इस चीज को। और इसके अलावा चारों में से कहीं लायबिलिटी फॉल नहीं कर रही तो वो क्या है, नॉन करंट। क्लियर? अब नॉन करंट लायबिलिटी की नेचर के हिसाब से 4 क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। अगर तो आपने नॉन करंट है लेकिन बोरो किया है पैसा, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आ गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब आपने पैसा बोरो किया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्लियर? पैसा लिया। दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। डेफर्ड टैक्स का मतलब डेफर हो चुकी है, टैक्स है, ऑफ कोर्स लायबिलिटी है, पे करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो पेमेंट है पास्ट ईयर टैक्स हो सकता है, उसे ईयर का टैक्स हो सकता है, उसकी पेमेंट डेफर हो चुकी है, बाद में पे करना है। और ये जो डेफर कितनी देर के लिए हुआ है पता नहीं, कब रिवर्स होएगा ये भी पता नहीं है। ये मालूम है कि 12 महीनों के बाद होगा, 1 साल बाद रिवर्स हो जाए, 2 साल बाद रिवर्स हो जाए, 3 साल बाद रिवर्स हो जाए। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज वो टैक्स की लायबिलिटीज होती हैं जिनकी पेमेंट डेफर हो चुकी है, फ्यूचर में जाकर एडजस्ट होंगी वो। तो ये भी आपकी क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अलग से हेडिंग है क्योंकि इट्स रिलेटेड टू टैक्स। तीसरा होता है कि आपके पास अदर्स, यानी कि उससे पहले हम प्रोविजन पढ़ लेते हैं। आपको मालूम है लायबिलिटीज और प्रोविजन में क्या अंतर है? दोनों लायबिलिटीज की डेफिनेशन में प्रोविजन भी शामिल है। प्रोविजन में क्या बात होती है कि हमें क्या नहीं पता होता, एग्जैक्ट नहीं पता होता अमाउंट कितनी जाएगी, एग्जैक्ट अमाउंट का आउटफ्लो नहीं क्लियर होता, बाकी सब चीजें सेम है, एग्जैक्ट ये नहीं पता होता कि अमाउंट कितनी पे करनी है। पास्ट इवेंट है जिसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, नो फ्यूचर में पैसा जाएगा लेकिन कितना जाएगा ये मालूम नहीं है, उसको हम प्रोविजन की डेफिनेशन। अगर वो प्रोविजंस लंबे समय की है तो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, और अगर वो प्रोविजन थोड़े समय के लिए है तो शॉर्ट टर्म में चली जाएगी, करंट बन जाएगी। एम्प्लॉइज बेनिफिट की होगी, वारंटीज गारंटीज, 3-3 साल की वारंटी दे दी है तो भी तो प्रोविजन है ना, आउटफ्लो हो सकता है, वो चीजें हैं। इसके अलावा अगर कोई और लायबिलिटी हो, इसके अलावा अगर कोई और लायबिलिटी वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, अगर तो बोरिंग है तो बोरिंग, अगर टैक्स से रिलेटेड है तो टैक्स लायबिलिटीज होगी, और अगर टैक्स रिलेटेड नहीं है तो चेक करो कि आप प्रोविजन है, अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन की है, और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इन तीनों में कहीं पर भी फॉल कर रही वो अदर्स में जाएगी, रेजिडरी हेड है, ठीक है। तो लिमिटलेस है, यहां पे कुछ भी आ सकता है। नॉन करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, बॉन्ड होनी चाहिए, डेफिनेट नहीं होनी चाहिए, उसकी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, प्रोविजंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई लायबिलिटी है तो वो कहां जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में बोरो किया थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद आते हैं ट्रेड पेबल। आप बोलोगे सर ट्रेड पेबल नॉन करंट में तो थे नहीं, यहां पर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल अगर लॉन्ग टर्म हो करंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ट्रेड पेबल करंट भी हो सकते हैं और ट्रेड पेबल नॉन करंट भी हो सकते हैं। हेडिंग है ट्रेड पेबल की, हेडिंग है, आप वहां पर ट्रेड पेबल दिखाओगे, और अगर नॉन करंट हुए अदर्स में, तो आपके मन में सवाल आएगा कि ट्रेड पेबल की हेडिंग क्यों नहीं है नॉन करंट में, क्योंकि अक्सर ट्रेड
शॉर्ट टर्म होते हैं। 99.99% केस में ट्रेड पेबल करंट होते हैं। इसलिए ट्रेड पेबल होता क्या है? अमाउंट पेबल टू गुड्स और सर्विस रिसीव्ड हो, गुड्स परचेज और सर्विस ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल कोर्स आपकी जो मेन बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, उस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान आपने कोई गुड्स परचेज किए हो, आपने कोई सर्विसेज रिसीव की हो, उससे संबंधित आपकी क्या होनी चाहिए? लायबिलिटी से संबंधित लायबिलिटीज हो। अगर उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटीज है वो ट्रेड चला जाएगा। ठीक है, लायबिलिटीज पेबल रिलेटिंग टू परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस नॉर्मल कोर्स में हो और ऑफ कोर्स वो 12 मंथ में होगा तो ट्रेड पेबल है। अगर 12 मंथ की बियॉन्ड वो पेबल होगा, नॉन करंट में कहां जाएगा? अदर में जाएगा। क्लियर है? उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर्स बाद में देखते हैं, पर प्रोविजन देखते हैं। अगर कोई प्रोविजन है लेकिन शॉर्ट टर्म है, ज्यादातर प्रोविजन शॉर्ट टर्म होती हैं, ज्यादातर काफी होती है। अगर कोई प्रोविजन है तो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। अगर कोई और लायबिलिटी है वो करंट है, लेकिन लायबिलिटी करंट है, चारों में से, 4 पॉइंटों में से भी नहीं है बट वो प्रोविजन भी है, वो चौथे में चला जाएगा। क्लियर है? ये अदर करंट लायबिलिटीज आपका रेजिडरी हेड है। फिर अगेन वही बात आ गई। क्लियर? यहां पर कुछ भी होता है। तो ये था आपके सोर्स वाला पार्ट। आपको क्रैम करना है। देखो, पेपर स्कोर करना है तो आपको दिमाग और क्रैमिंग दोनों चाहिए। क्रैम भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो टाइम नहीं रहता, और टाइम नहीं रहेगा तो पेपर रह जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं एसेट साइड। अब ये पैसा आपने इन्वेस्ट कहां किया? एसेट का मतलब तो यहां तो आप एसेट में इन्वेस्ट, यहां पे आपने इन्वेस्ट किया वो एसेट होगी। एसेट्स करंट भी हो सकते हैं और नॉन करंट। करंट एसेट्स, इसके अलावा कोई और एसेट है तो नॉन करंट है। तो करंट एसेट के डेफिनेशन 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से? एक, अमाउंट रिसीवेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। अगर रिसीवेबल है विद इन 12 फ्रॉम द रिपोर्टिंग, पास्ट घटना से अभी हमारी अमाउंट रिसीव होगी है, तो अगर वो रिसीवेबल बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट को के 12 महीनों के अंदर अंदर रिसीवेबल है तो वो क्या हो जाएंगे? आपके करंट एसेट्स। अगर नॉर्मल ऑपरेशन में, ठीक है, वो भी आपके क्या हो जाएंगे? करंट एसेट्स। और अगर कोई आपने इन्वेंट्रीज हेल्ड की है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ऑलवेज ट्रेडिंग पर्पस के लिए हेल्ड कर रखी है, तो वो भी क्या हो जाएंगी? आपके करंट एसेट। चौथा, कैश और कैश इक्विवेलेंट भी करंट होते हैं, लेकिन में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के यूसेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो। कई बार बैंक बोल देते ना इस बैलेंस को आप यूज नहीं कर सकते, मिनिमम बैलेंस मेंटेन, फिर वो करंट नहीं है, फ्री होना चाहिए वो पैसा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट है, बट शर्त है कि उसके ऊपर कोई किसी तरीके रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो। अगर ये चारों में से आप किसी में फॉल नहीं करते तो आप एसेट हो बट नॉन करंट। ठीक है, तो करंट होने के लिए 4 कौन कौन से? पहला, विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रिसीवेबल हो, और अगर रिपोर्टिंग साइकिल नहीं पता ना तो 12 महीने से कम ही माना जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। इसलिए ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। ऑपरेटिंग साइकिल रिलेवेंट तब होता है जब आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से बड़ा होता है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से छोटा है तो नॉर्मल है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपको रिसीवेबल हो, इन्वेंट्री हेल्ड ट्रेडिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपका क्या है? करंट एसेट्स है। क्लियर? इन्वेंट्री ऑलवेज करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलवेज करंट एसेट्स। इसके बाद बाकी के जो करंट एसेट है वो चेक करने हैं। 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिसीवेबल है तो करंट है, नहीं तो नॉन करंट की डेफिनेशन में चला गया। अब नॉन करंट में सबसे पहले आप फिक्स एसेट्स होते हैं। अब फिक्स एसेट की जगह उसको क्या बोलते हैं? नहीं, वो फिक्स एसेट ही है, ये फिक्स एसेट है सारे। क्लियर? फिक्स एसेट में टेंजिबल को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। फिक्स एसेट भी हो सकते हैं
और एक तरीके से इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। एसेट्स जिसको नॉट हेल्ड फॉर सेल, आप उसे सेल के लिए हेल्ड नहीं करते हो, तो वही होते हैं ना, और वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। एनी एसेट हेल्ड फॉर सेल, नॉट हेल्ड फॉर सेल टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिक हो गए। अगर टेंजिबल हो गए तो उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, अगर टेंजिबल है। अगर इंटेंजिबल हो गए, इंटेंजिबल मतलब कॉपीराइट है, पेटेंट, वो सब टाइटल्स है, वो इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। इसके अलावा तीसरा कैपिटल WIP। कैपिटल मतलब ऐसा टेंजिबल एसेट, ये जो कैपिटल WIP है ना, इसी का पार्ट है, ये देखिए इसी का पार्ट है, ये बाद में इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, PPE का ही पार्ट है। कोई मशीन है, कोई बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप तैयार करवा रहे हो उसको, तो कैपिटल WIP बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल है। एक नॉर्मल वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वो इन्वेंट्रीज का पार्ट होता है। एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो क्या होता है, एसेट्स का पार्ट होता है, वो बाद में जाकर टेंजिबल PPE में कन्वर्ट हो जाएगा। और इंटेंजिबल एसेट भी तो अंडर डेवलपमेंट होते हैं, अगर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो बाद में जो बन जाएंगे तो इंटेंजिबल एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिक्स एसेट्स है। इसके अलावा अब इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर फिक्स एसेट हमेशा नॉन होते हैं, तो इसलिए जब भी आप देखोगे करंट में कोई फिक्स एसेट नहीं होता, करंट में फिक्स एसेट वाली कोई नहीं है, क्योंकि फिक्स एसेट है, करंट होंगे, सॉरी नॉन करंट होंगे ऑलवेज। फिक्स एसेट है, हेल्ड फॉर डिस्पोजेबल है, डिस्पोज करना है, करंट बन जाता है। अदर देखो कोई फिक्स एसेट अगर हम उसे बिजनेस के यूज करने के लिए रखा हुआ है, अगर कोई फिक्स एसेट हम यूज करने के लिए रखा है तो फिक्स एसेट क्या है, नॉन करंट है। लीजिए आप कभी ये डिसाइड करते हो कि ये वाली मशीन बेचनी है, मैंने नहीं खरीद ली, नई टेक्नोलॉजी आ गई, जब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आप नई मशीन एक्वायर करोगे, पुरानी को क्या करोगे, डिस्पोज ऑफ करोगे, तो वो हेल्ड फॉर सेल होगी, तो उसको फिर करंट में लेके, क्योंकि अमाउंट रिसीवेबल विद इन 12 मंथ आ गया। अब वो रिसीवेबल है विद इन 12 मंथ, तो उसको करंट में ले, करंट में ऐसी कोई हेडिंग नहीं है तो अदर में चला जाएगा। मतलब लगाओगे तो आइडिया मिल जाता है, सिर्फ रट्टा लगा हुआ है फिर नहीं। मैंने बोला दिमाग क्रैमिंग दोनों चाहिए पेपर करने के लिए। इन रियलिटी में आपका दिमाग जब आप रियल में CA1 की प्रैक्टिस करोगे, जॉब करोगे, तो दिमाग ही काम करेगा, लेकिन पेपर के लिए आपको क्रैमिंग भी चाहिए। तो जो बंदा क्रैम नहीं कर पाता ना, वो पेपर कई बार पूरा नहीं कर पाता, वो सोचता रहता है अभी क्या करना है क्या करना है। 70-80% पेपर होता है, और आपको मालूम है 70% पेपर हुआ तो पास होने के चांसेस कितने कम होते हैं, तो यही रह जाता है। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, दिमाग तो है, समझ में भी आता है, कर भी देंगे, लेकिन क्योंकि उस टाइम फ्रेम में क्रैमिंग चाहिए, वो क्रैम नहीं किया होता हमने, तो वहां फिर सोचने लग जाते हैं, टाइम रह जाता है। तो इसका मतलब उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट तो अगर लंबे समय के लिए किया है तो नॉन करंट में चली जाएगी। उसके बाद आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट, सेम आपने पे कर दिया, इनकम टैक्स बेनिफिट फ्यूचर में जाके मिलेगा आपको, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आती है या डेफर्ड टैक्स एसेट, हाथ में क्या लिखा हुआ है, नेट लिखा हुआ है, मतलब ऐसे 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 टैक्स पे किया आपने जो जिसका बेनिफिट डेफर हो गया, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में जाकर मिलेगा, और फ्यूचर पता नहीं कब मिलेगा, इसलिए इसको नॉन करंट डाल दिया। अगर आपने पैसा दिया है किसी को, अगर आपने पैसा दिया है तो दिया है, अगर लिया होता है तो बोरिंग्स है, और दिया है तो लोन है। अगर लंबे समय के लिए दिया तो नॉन करंट में चला गया, और अगर थोड़े समय के लिए दिया तो शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है। उसके बाद बाकी के नॉन करंट एसेट्स, बाकी के नॉन, जो फिक्स भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, डेफर्ड टैक्स भी नहीं है, लोन एडवांस भी नहीं है, चला जाएगा अगर वो लॉन्ग टर्म है। अगर कोई नॉन करंट एसेट्स फिक्स भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एडवांसेस भी नहीं है, डेफर्ड एसेट भी नहीं है, तो कहां जाएगा, अदर की हेडिंग में चला जाएगा। अब आते हैं करंट। करंट वो
अगर तो इन्वेंट्रीज है वो भी करंट है, तो वैसे ही करंट होते हैं। ये तो दो डेफिनेशन में डले हुए हैं। करंट एसेट की डेफिनेशन में क्या इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट है, नॉन करंट में नहीं है। नॉन करंट में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और आपको इन्वेंट्री डेफिनेशन में डाल दिया गया करंट एसेट्स है, तो दो होंगी। अगर इन्वेस्टमेंट है लंबे समय के लिए है तो नॉन करंट है, अगर थोड़े समय है तो करंट है। लोन एंड एडवांसेस है लंबे समय के लिए है तो नॉन करंट है, थोड़े समय के लिए करंट है। और बाकी के जो हो गए अदर्स में चले गए। और ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? अगर ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मल वही है अमाउंट रिसीवेबल, या तो हमने सर्विस दी होगी या सेल किया होगा, नॉर्मल ऑपरेशन वो रिसीवेबल पैदा हुए हैं, हमने गुड्स बेचे होंगे या सर्विसेज दी होंगी, रिसीवेबल पैदा हुआ है। तो अगर वो शॉर्ट टर्म है तो ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, अगर वो लंबे समय के ट्रेड रिसीवेबल है तो अदर नॉन करंट में चला जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल हमेशा नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है तो ट्रेड रिसीवेबल में चले जाएंगे। अब यहां पर भी ट्रेड रिसीवेबल की हेडिंग क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड रिसीवेबल करंट ही होते हैं, इसलिए नॉन करंट में हेडिंग ही नहीं। अगर नॉन करंट में कभी आए तो वहां पे अदर में डाल देंगे। क्लियर? उसके बाद कोई और करंट एसेट्स, कोई और करंट एसेट जो ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना ही कैश इक्विवेलेंट है, ना ही इन्वेंट्रीज है, ना ही ट्रेड रिसीवेबल है, ना ही लोन एडवांसेस है, अदर में चला जाएगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट। आपको मैंने आज बैलेंस शीट का फॉर्मेट कराया है, आपको इसे टिप्स पे याद करना है, आपको इसे रिवाइज करते समय सोचना ना पड़े, इस तरीके से याद हो, क्योंकि जो भी आपको टू के जितने वहां की जरूरत पड़ेगी अगर आप फॉर्मेट में पे टाइम वेस्ट करोगे। तो ये तो ऐसा फॉर्मेट है ऑलमोस्ट कंपनी अकाउंट्स के हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी, ये तो रट्टा लगा। कल की क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट पढ़ेंगे, फिर तीसरी क्लास नोट्स टू अकाउंट पे होगी और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।